हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश एक ही वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ऐसा गद्यांश पद्यांश देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं पूर्ण गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गद्यांश और पद्यांश एक ही वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, हमारा जो गद्यांश हमने लिया है वो है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित होना नहीं चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया गया है और भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इनकी जांच पड़ताल अति आवश्यक है। ठीक, तो देख सकते हैं आप, ये हमारा क्या है, गद्यांश है और ये इस गद्यांश के क्या है, प्रश्न उत्तर है। तो ये जो हमारा गद्यांश है ये किसका है, राष्ट्र का स्वरूप है। ठीक है, चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। ठीक, जिसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कौन है इसके लेखक, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक, वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को इसके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। पहले प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेनी जितने में ये आपका गद्यांश आया। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालनी होगी, फिर आपको क्या करना होगा, संकेत डाल लीजिए। ठीक है, इसका जो ये हमारा गद्यांश आया है इसके पहले के कुछ शब्दों को लिख दीजिए, 3-4 शब्दों को, फिर डॉट डॉट लगा दीजिए और फिर लास्ट के शब्दों को लिख लीजिए। ठीक है, तो संकेत से एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि आपने किस गद्यांश के आप प्रश्नोत्तर को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बच्चे वो क्या करता है, जब कॉपी चेक करता है तो क्वेश्चन पेपर उठाता है और मिला मिला के सारे करता है। अगर आप क्या करेंगे, संकेत में आप लिख देंगे कि ये किस गद्यांश से पूछा गया, तो उसको आसानी होगी। ठीक है, तो अगर आप को पहला क्वेश्चन अगर आपका ये ना हो कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि पाठ का शीर्षक तथा लेखक का नाम बताइए। तब आप कैसे लिखेंगे, तब आपको लिखना होगा पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम अगर आपसे पूछे तो आपको इस टाइप से लिखना है। ठीक है, और इसमें क्या पूछ रहा है, गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। तो आपको क्या करना होगा, जब संदर्भ पूछे तो आपको नीचे संदर्भ की हेडिंग डालनी है और कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश। अगर पद्यांश होता तो आप यहाँ पे पद्यांश लिखते हैं, गद्यांश है तो आपको गद्यांश लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक, तो ये बात होगी हमारे पहले क्वेश्चन कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारी जो धरती है उसको वसुंधरा क्यों कहा जाता है। ठीक है, धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आगे आपको क्या डालना होगा, आपको उत्तर नंबर खा डालना है। पहले आपको उत्तर नंबर का, फिर उत्तर नंबर खा। तो आंसर लिखना है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं। ठीक है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, उसके कारण जो धरती माँ है उसको वसुंधरा कहते हैं। ठीक है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां हैं उसके कारण हमारी धरती माँ वसुंधरा कहलाती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन और उसका आंसर क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब कि जो आपका पूरा गद्यांश दिया गया है इसकी आपको क्या करनी, व्याख्या अपने शब्दों में करनी है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। आप देख सकते हैं, आपको उत्तर नंबर ग डालना है और लिखना कैसे है, रेखांकित अंश की व्याख्या अग्रवाल जी कहते हैं। हमारे जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, वो कहते हैं कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य रत्न भरे हैं, धरती माता की कोख में जो अमूल्य रत्न भरे हैं, इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा भी है। इन्हीं अमूल्य रत्नों के कारण हमारी जो पृथ्वी है उसका एक नाम वसुंधरा भी है। अर्थात रत्नों को धारण करने वाली वसुंधरा, यानी कि जो रत्नों को धारण कर ले उसे क्या कहा जाता है, वसुंधरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारी धरती माता के कोख में जो अमूल्य रत्न है उसी के कारण हमारी धरती माँ का एक नाम वसुंधरा भी है।
बहुमूल रत्न, धातुएं व खनिज पदार्थ, अन्न, फल, जल और इसी प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुएं जिन्हें भूमि अपने आंचल में छिपाए रहती है, उसका परिचय हम सबको होना अति आवश्यक है। हमारी जो धरती माँ है उसके अंदर क्या है शामिल है? बहुमूल रत्न, धातुएं, खनिज पदार्थ, अन्न, फल और जल, इस प्रकार के असंख्य न जाने कितने ही अनमोल वस्तुएं धरती माता अपने आंचल में छिपाए रहती हैं। इसीलिए ऐसी धरती माँ जो कि वसुंधरा है उसका परिचय हम सबको होना अत्यंत ही आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है और उसके आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करने की आवश्यकता है? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो देख सकते हैं आप, इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी की कोख में भरी अमूल्य जो निधियां हैं, पृथ्वी की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं, चाहे वो धातुएं हो, पृथ्वी को देह को सजाने वाली अनेक प्रकार की मिट्टियां हो, इनकी हमें क्या करनी चाहिए? ठीक से जांच पड़ताल करनी आवश्यक है। तभी क्या कर सकते हैं हम? पृथ्वी के भावी आर्थिक अभ्युदय को हम क्या कर सकते हैं? बनाए रख सकते हैं। ठीक है। एक बात और, अगर आपका कोई क्वेश्चन खत्म होता है, जैसे आपका पहले पेज में खत्म हुआ, वो लास्ट तक जाके खत्म हुआ, तो आपको क्या करना है? जो नया क्वेश्चन आप लिखेंगे वो अगले पेज से लिखना है। ठीक है। आपको क्या करना होगा? उस क्वेश्चन जहाँ पे आपका खत्म हो गया है उसके बाद इस तरह की 2 लाइनें आप खींच देंगे। ठीक, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपका क्वेश्चन यहाँ से समाप्त हो चुका है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन आपको अगले पेज से करना है। ठीक है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा पद्यांश है और उसके प्रश्नोत्तर कैसे हमें करने हैं। ठीक, तो चलिए पद्यांश देखते हैं। तो अब पद्यांश देख लीजिए, पद्यांश पे आधारित प्रश्नों के उत्तर। ठीक, तो पद्यांश हमारा है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं। ठीक है। और ये क्या है? इस पद्यांश के प्रश्न है जिनके आपको उत्तर करने हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा पद्यांश है वो किसका है? कैकेयी अनुताप का है। किसका है? कैकेयी अनुताप कर रही है, यानी पश्चाताप कर रही है श्री रामचंद्र जी के सामने। ठीक है। ये जो पद्यांश हमारा है ये किसका है? कैकेयी के अनुताप का है। ठीक, जिसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कौन है इसके लेखक? मैथिली शरण गुप्त जी इस पद्यांश के लेखक है, कैकेयी के अनुताप के। ठीक है। तो ये बात हो गई। पाठ का शीर्षक हमारा क्या है? कैकेयी का अनुताप है और इसके लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक ठीक। तो चलिए हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या करना है आपको? उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। और गद्यांश में क्या पूछता है? गद्यांश में पूछता है पाठ का शीर्षक तथा लेखक का नाम बताइए। ठीक है। और पद्य में क्या पूछता है? पद्य में संदर्भ और व्याख्या पूछता है। ठीक, तो चलिए हम पद्यांश का संदर्भ करते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना होगा इस पद्यांश के लिए? सबसे पहले संकेत डालना होगा। प्रश्नों को करने से पहले सबसे पहले आपको संकेत डालना होगा। इस पद्य के शुरू के कुछ शब्द और लास्ट के कुछ शब्द, बाकी के बीच में डॉट डॉट लगा देना। तो हम कैसे लिखेंगे संकेत? दुर्बलता का ही डॉट डॉट न करने पाऊँ, चाहे आप यहाँ पे लिख देना अनुताप न करने पाऊँ। तो ये हमारा संकेत हो जाएगा। इसको देख के एग्जामिनर समझ जाएगा कि किस पद्यांश के आप प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि अथवा में भी पूछा जाता है। ठीक है। इसलिए अगर आप संकेत लिख देते हैं तो वो समझ जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन है, पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक, संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश, ये जो हमारे सामने पद्यांश प्रस्तुत है वो कौन सा है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि। ठीक, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है। और अगर आपको केवल 2 लाइनों में लिखना है तो ऐसे लिखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। पर इसमें से क्या होगा? इसमें आपने क्या कर दिया? दोनों चीजें तो बता दी, लेकिन टॉपर क्या करता है? टॉपर कोई एक बनता है, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन डाल के वो लिखता है कॉपी में कि उसको पूरे नंबर मिलते हैं। क्या होता है, जब भी आपका गद्यांश या पद्यांश पूछा जाता है, अगर आपका 5 नंबर का है, ठीक है, तो किसी को भी, ज्यादातर लोगों को 5 में से 3 ही मिलते हैं। ज्यादातर लोगों को 5 में से 3 मिलते हैं या तो 3.5 दे देगा। ठीक, पूरे 5 नहीं मिलते। लेकिन आपको क्या करना होगा, कुछ अपना संदर्भ भी इम्प्रूव करके लिखना है और व्याख्या भी इम्प्रूव करके। जितना आप इम्प्रूव करके लिखेंगे उतने अच्छे नंबर। तो हम लेखक के लिए कैसे लिखेंगे? जो कवि हैं उनके लिए क्या करेंगे? 2-4 चीजें अपनी तरफ से ऐड करेंगे। ठीक,
तो कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो रचयिता हैं आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवि, इसके जो रचयिता हैं आधुनिक युग के क्या है, श्रेष्ठ कवि हैं तथा राष्ट्र कवि के रूप से सम्मान प्राप्त। ठीक है, राष्ट्र कवि, इनको मैथिली शरण गुप्त जी को हमारे राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इसके रचयिता आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवि तथा राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो इस टाइप से आपको संदर्भ लिखना है। ठीक, तो अगला हमारा क्वेश्चन है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये जो हमारा पद्यांश आया है इसकी हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो चलिए व्याख्या कर लेते हैं। देख सकते हैं आप, हम क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालेंगे या उत्तर संख्या आप 2 डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे हेडिंग डालिए व्याख्या या फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो लिखना कैसे है, यहाँ पर जो कैकेयी जी है राम को समझाती है। ठीक है, अपना जो ये पहाड़ सा पाप उन्होंने किया है राम को वनवास भेजकर। ठीक है, दो वचन मांगे थे दशरथ जी से, जिससे राम को वनवास मिला था और भरत को राज्य मिला था। ठीक है, तो उसी के कारण जब दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है राम के वियोग में, तभी वो क्या करती हैं, भरत भी उनको बहुत ताने देते हैं, उलाहने देते हैं। तब वो क्या करती हैं, पूरी सभा के साथ राम से मिलने जाती हैं और राम को भली प्रकार से समझाती हैं। क्या कहती हैं समझाते हुए, यहाँ पर कैकेयी राम को समझाते हुए कहती हैं कि हे पुत्र राम, तुम अब घर लौट चलो। मैंने ये जो इतना बड़ा पाप किया है, मैंने जो 2 वचन मांगे थे, मैं उन वचनों को वापस लेती हूँ। हे पुत्र, अब तुम घर लौट चलो। यदि शपथ ही दुर्बलता की निशानी है, यदि शपथ ही मुझ अबला के लिए दुर्बलता की निशानी है, यदि शपथ पूर्वक ही तुम घर चल सकते हो, यही शपथ ही किसी को भी दुर्बलता के साथ कोई काम करवा सकता है, तो हे पुत्र, यदि शपथ ही कसम खाना ही दुर्बलता की निशानी है, तो मुझ अबला के लिए कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता है। अतः हे पुत्र, मैं शपथ खाकर कहती हूँ, हे पुत्र राम, मैं शपथ खाकर कहती हूँ, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मेरे इस क्रियाकलाप में मेरे पुत्र भरत का कोई भी हाथ नहीं है। मैंने ये जो प्रक्रम किया, जो 2 वरदान मांगे तुम्हारे पिता से कि तुम्हें वनवास मिले और भरत को राज्य मिले, इस प्रक्रम में मेरे पुत्र भरत का कोई भी हाथ नहीं है। अगर मैं ये शपथ खाकर कहती हूँ कि मेरे इस प्रक्रम में मेरे पुत्र भरत का कोई भी हाथ नहीं है, और अगर ये बात झूठ हो तो हे विधाता, अगर मेरी ये बात तनिक भी झूठ हो, तो जिस प्रकार मैंने अपने पति को खो दिया, उसी प्रकार मैं अपने पुत्र भरत को भी खो दूं। अगर मेरी ये बात तुमको जरा सी भी झूठ लगे, तो हे विधाता, जिस प्रकार मैंने अपने पति दशरथ जी को खो दिया, उसी प्रकार मैं अपने पुत्र भरत को भी खो दूं। और आगे क्या कहती, और अब मुझे कोई रोकेगा नहीं। इस सभा में उपस्थित सभी लोग सुन ले, अब मुझे कोई भी रोकेगा नहीं। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सब लोग सुन ले, अब मुझे कोई भी रोकना मत। सब लोग सुन ले। मैंने यह जो पहाड़ सा पाप किया है, मैंने ये जो पहाड़ के समान पाप किया है, राम को वनवास भेजकर और भरत को राज्य अभिषेक का जो वचन मांगा है, जिससे क्या हो गया है, तुम्हारे पिताजी दशरथ जी भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। तो मैंने ये जो पहाड़ के समान पाप किया है, राम को वनवास भेजकर, अब मैं भला चुप कैसे रह सकती हूँ? मैं इतना बड़ा पाप करके भला मैं अब चुप कैसे रह सकती हूँ? ठीक है, अब मुझे अपने पाप का पश्चाताप करना है। मैंने ये जो पहाड़ के जैसा पाप किया है, अब मुझे इस पाप का क्या करना है? पश्चाताप करना है। अतः हे पुत्र राम, तुम अब अयोध्या लौट चलो और मुझे क्या करो, इस जो मैंने इतना पहाड़ सा पाप किया है, इससे मुक्ति मिल पाए। अतः हे पुत्र राम, अब तुम अयोध्या लौट चलो। तो ये क्या थी? रेखांकित अंशों की व्याख्या थी। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? ठीक है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये हमें बताना है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, ये जो पद्यांश हमारा था कैकेयी अनुताप का, इसका हमें भाव स्पष्ट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए दोनों क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है। इसमें अनुप्रास अलंकार भी है और उपमा अलंकार भी है। ठीक है, उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार दोनों ही इसमें व्याप्त है। ठीक है, तो हमारा अगला है पद्यांश का भाव स्पष्ट करना है। तो कैसे आप इसका भाव स्पष्ट कर पाएंगे? यहाँ पर जो माता कैकेयी है, अपने द्वारा किए गए पाप का शपथ दिलाते हुए श्री राम को अयोध्या ले जाने का जो वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। ठीक है, यहाँ पर कैकेयी जी ने जो पहाड़ सा पाप किया था, उसको शपथ दिलाते हुए श्री राम को अयोध्या वापस ले जाने का वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने
पद्यांश के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ये क्या है, इस पद्यांश का भाव है। ठीक है, ये दोनों ही गद्यांश इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना, इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आने के इनके पूरे चांसेस हैं। तो आई होप आपको हमारे गद्यांश और पद्यांश अच्छी तरह से समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।